हाँ जी बच्चों, तो पहला कंपोनेंट है डिवीजन ऑफ अ लाइन इन द रेशो m/n। बहुत इजी काम है, वेरी 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 इजी। क्या करना है हमें? फॉर एग्जांपल, ड्रॉ अ लाइन AB इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड divide it in the ratio, let us assume 3:5। ठीक है जी। एक गिवन लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है? किसी सर्टेन रेशो में डिवाइड करना है, और सर्टेन रेशो क्या है? 3:5। तो हमें क्या करना है? लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली 10.5 सेंटीमीटर की। ड्रॉ करिए इसको साथ साथ मेरे। क्योंकि ये तो श्योर है कि कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, और सेक्शन डी का क्वेश्चन निकलता है कंस्ट्रक्शन से, 4 नंबर का। सर वर्टिकल बनाए कि हॉरिजॉन्टली? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, नो वर्टिकल। तो मैं स्टेप यहां पे साइड पे लिख लेता हूं। ड्रॉ AB इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। दूसरा काम, ड्रॉ एक्यूट एंगल BAX। हमें डाउनवर्ड्स एक एंगल बनाना है, डाउनवर्ड्स बनाना है। कौन सा एंगल? एंगल BAX। मैं जनरली रेकमेंड करता हूं कि 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा नीचे। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। आप चाहें तो कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं रैंडमली, बिना कंपास उठाए, बट हम रेकमेंड करते हैं कि आप यहां से आर्क लगाइए और 60 डिग्री का कट मारिए। ये बनाइए। ठीक है, नीचे को एक कट मारना है हमने, आर्क लगाना है, और आर्क 60 डिग्री का लगाने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, रे ड्रॉ कर दीजिए। हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं भाई? रेशो में, किस रेशो में डिवाइड करना है इसको? 3:5 में। तो 3:5 का मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। टोटल पार्ट्स हैं 8। 8। अरे यार 5 कैसे हुए? 3 हिस्से इसको दे दिए, 5 पार्ट इसको दे दिए, तो 3 + 5 8 पार्ट्स नहीं हुए? ओके। तो यहां पे आपने क्या करना है? ये जो टर्मिनल लाइन आपने बनाई है AX, इसके ऊपर आपने 8 इक्वल रेडियस के आर्क मारने हैं। इक्वल रेडियस इन द सेंस क्या है कि A पे रखे, यहां पे आर्क मारो A1, फिर A1 पे आर्क रखो, कंपास रखो दोबारा से A2, A3 खुले खुले बनाना, A4, और रेडियस इनकी सेम रहेगी, ठीक है? कंपास ना हिलाना, लूज मत करना कंपास को। A5, A6, A7 एंड यहां पे ले लेते हैं A8। तो थर्ड स्टेप हम लिखेंगे, नाउ कट ऑफ 8 इक्वल आर्क्स ऑन AX। कौन कौन से? A1, A2, A3, A4 एंड डा 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 टिल
A8। तो साथ साथ रिवाइज करते जाइए शुरू से। आपने AB ड्रॉ करी, फिर आपने एक 60 डिग्री का एक्यूट एंगल बना दिया। मैं 60 डिग्री इसलिए बनवाता हूं कि सबकी डायग्राम एक जैसी लगती है। फिर किसी ने 30 बना दिया, किसी ने 45 बना दिया, किसी ने 80 बना दिया, तो कंफ्यूजन रहती है। और दोनों रेशियोज के पार्ट्स का सम कर देना है। टोटल 8 पार्ट्स बनते हैं। 8 पार्ट्स को हमने यहां पे छाप दिया विद इक्वल रेडियस। आई होप इसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अगर यहां तक हुआ फिर मैं आगे करूं। नाउ फर्दर ये पार्ट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट पॉइंट है उसको ज्वाइन A8B, A8 को B के साथ कनेक्ट कर दो आप। ठीक है जी। यस सर। अब हमारी टास्क क्या है, पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन क्या है। हम यहां पे BPT यूज करेंगे। अभी हमें BPT यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोई पैरेलल लाइन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, ध्यान से देखना जरा, लाइकवाइज ऐसा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, यहां पे मैंने इसके कितने पार्ट्स करे हुए हैं, 8 पार्ट्स, और ये मान लो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का मतलब इसके ऊपर 3 पार्ट हैं और इसके नीचे इस तरह से पार्ट्स हैं। तो ये 3 है, ये 5 है। 3 पार्ट इधर हैं, 5 पार्ट इधर हैं, मान ले। जैसे आप ये पॉइंट डिसाइड करते हैं A3 के ऊपर कितने पार्ट्स हैं, 3, और A3 के नीचे कितने हैं, 5। टोटल 8 तो बनाए। मैं यहां से क्या करता हूं, ध्यान से देखना है, रफ में समझा रहा हूं आपको। इस पॉइंट P से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं विच इज पैरेलल टू दिस वन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, मैंने जो करना है एग्जैक्टली हमने करना है वो ध्यान से समझना। थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाता हूं, ये अच्छी नहीं लग रही, मैं यहीं से बना देता हूं। मैं क्या करूंगा, A3 से एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज पैरेलल टू दिस वन A8B। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पे कितने पार्ट्स हैं, 3, और यहां पे कितने पार्ट हैं, 5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट A3 डिवाइड्स A8 डिस्टेंस इन द रेशियो 3:5। 3 पार्ट ऊपर है, 5 पार्ट नीचे है। तो BPT क्या कहती है कि पैरेलल लाइन जो होती है वो अगर एक दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अगर ये 3:5 है तो दूसरा हिस्सा भी क्या होगा, फिर 3:5 होगा। तो इसका मतलब यहां पे कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। आप करते हैं इसको डिस्कस, में आपको प्रूफ करा दूंगा इसका। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि करने से पहले थोड़ा सा पता हो कि हमें करना क्या है टेक्निकली और क्यों कर रहे हैं। नाउ अब हमें A3 से पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके, A8 के। उसका तरीका सुन लो क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां पे रफ में बनाऊं, पहले ये बना दिया, ये A8 है और ये B है। मुझे इस A3 से A8 के पैरेलल लाइन बनानी है, A8B से। तो पहला काम क्या करना है आपने, ध्यान से देखो जरा स्क्रीन पे बच्चों। A8 पे अपनी कंपास रखो साथ साथ, और एक आर्क लगाओ खुला सा, ऐसे कोई भी रैंडम आर्क लगा दो, व्हाटएवर। कंपास की टिप को लास्ट पॉइंट A8 पे रखो और एक कोई भी आर्क लगा दो। कंपास नहीं हिलानी, उसके बाद एज इट इज उसको दोबारा यूज करेंगे। अब क्या करो, इस कंपास को उठाओ और A3 पे रखो जहां से हमने पैरेलल लाइन बनानी है। A3 पे रखो और एक आर्क और लगा दो यहां पे, ऐसे। यू अंडरस्टैंडिंग। मेरा आपका आर्क मैच नहीं होगा, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं। A8 पे कंपास रखी और हमने कोई रैंडम आर्क मार दिया और इस तरह से उसको कनेक्ट कर दिया। फिर हमने A3 पे कंपास रखी जहां से हमने पैरेलल बनानी है और फिर एक आर्क लगा दिया सेम रेडियस का, सेम आर्क।
पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है। ओके अब क्या करो, जो नीचे वाला आर्क है इसके ऊपर आओ, इसके एक एंड पे कंपास रखो। एक एंड का मतलब मैं यहां पे नेमिंग कर देता हूं इसकी, पी क्यू। पी पे कंपास रखो और उसको क्यू तक मेजर करो, क्यू तक ओपन करो। पी पे रखो कंपास को और क्यू तक मेजर करो। ओके अब इस कंपास को एज इट इज उठाओ ध्यान से और इस पॉइंट पे लेके आओ जो नए आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे। आई थिंक कर्सर दिख रहा हो तो, और इस आर्क को कट मार दो। लाइकवाइज ये कुछ आपका ऐसे कटेगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। A8 पे कंपास रखो, आर्क लगा दो, कोई भी रैंडम जितनी मर्जी खोल के लगा दो, बड़ा लगाओ छोटा लगाओ आपकी मर्जी है। ये आर्क लगा दिया। अब इस आर्क को लगाने के बाद आपने जिस पॉइंट से पैरेलल लाइन बनानी है उस पॉइंट पे पहुंचो A3 पे और फिर से वही आर्क लगा दो। दूसरा स्टेप, इस एंगल को मेजर करना है हमें कंपास के साथ। मैंने कंपास से P पे कंपास रखी और Q तक पेंसिल ले जाके मेजर कर लिया और सेम कट मैंने यहां पे मार दिया। अब हमें क्या करना है, अगर आप सुन रहे हैं सारे तो A3 से और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ कर दो। लेट इट मीट AB एट M। मैं थोड़ा फ्री हैंड से बना रहा हूं, मेरा थोड़ा टेढ़ा सा बना है, बट काम चल जाएगा अपना। ठीक है, याद रखना लाइन A3 से बनानी है। A3 से और इस आर्क से हमने लाइन पास करा दी। क्या चेक करो आपकी ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल लग रही है या नहीं लग रही। अगर आपकी लाइन पैरेलल नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी कंपास लूज है या पेंसिल मोटी है आपकी, कोई भी छोटा छोटा एरर हो सकता है। तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर बाय द चांस सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपकी लाइन टेढ़ी आ रही है थोड़ी सी, तो आपको सीधी बनानी है। चाहे आर्क को ना आप थोड़ा सा हिला दो। टीचर ने इतना एक्यूरेटली चेक नहीं करना होता, वो सिर्फ इतना देखते हैं कि देखने में लाइंस पैरेलल लगनी चाहिए बस। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने लाइन को सिर्फ यहां से पास कराना है, हमारा टारगेट साइमल्टेनियसली ये भी है कि पैरेलल भी तो बननी चाहिए। अगर बाई चांस थोड़ा सा आर्क हिलाना पड़े तो आर्क हिला दो, बट लाइन पैरेलल लगनी चाहिए। अब इसके स्टेप्स लिख देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। पांचवा स्टेप, ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, ड्रॉ A3, ड्रॉ अ लाइन, नहीं शुरू से लिखते हैं, थ्रू A3, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A8B which meets AB at M। या और नाउ M divides AB in the ratio 3:5। अब ये सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने A8 को B के साथ कनेक्ट करा, फिर हमने A8 पे जो एंगल बन रहा है, जो PQ आर्क के साथ आपने आर्क बनाया था ना, एक रैंडम आर्क बनाया था, उसके बीच में जो एंगल है उस एंगल को हमने मेजर करा और सेम एंगल हमने A3 पे बना दिया। इसका मतलब व्हाट वी मेड हियर, वी मेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। यो मैन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल ही होना पड़ेगा। बट एंगल्स का मेजरमेंट नहीं हमें पता कितने हैं, हमने कंपास से ही काम कर दिया सारा। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। इसका प्रूफ क्या है, बड़ा सिंपल है। इन ट्राइंगल A8B, जस्टिफाई और कंस्ट्रक्शन आ सकता है आपको, तो इसको ऐसे लिख देंगे, A3M
पैरेलल टू A3M पैरेलल टू A8B. Therefore, by using BPT, what do we say? A3 upon A3 A8 is equal to AM by BM. तो A3 का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट का, और A3 से लेके A8 का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स का. तो which implies AM is to BM 3:5. शायद समझ आई. यस सर. अब यहां पे सबसे क्रिटिकल स्टेप जो है वो ये एंगल जनरेट करना है. बस ये एंगल में बच्चे फंसते हैं. इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा लिखो तो लिख देना. लर्न करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आइडिया सा लेना होता है कि किस तरह से लिखे हैं मैंने. और इसकी कोई यूनिक लैंग्वेज नहीं है, आप चाहें अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसको कोई मैटर नहीं करता. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रबल ऑन दिस मैटर. जस्टिफाई बोला होगा तो प्रूफ करना है, नहीं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल. ठीक है, तो आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी जो टूल होगा उसको यूज कर लेंगे. तो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं. लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बना दिया. आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं, मतलब इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नीचे बनाना है. मुझे नीचे बनाना कन्वीनियंट लगता है. नीचे को हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया और लाइन लंबी खींच दी AX. रेशोज के दोनों पार्ट्स को देखा, दोनों एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों को देखा, दोनों का सम कर लिया, 8 बना. और इसको 8 इक्वल पार्ट्स में कट मार दिए, इसके 8 आर्क लगा दिए, A1 A2 A3 टिल A8. और लास्ट पॉइंट A8 को उठा के लाइन सेगमेंट को क्लोज कर दिया, ट्रायंगल बना दिया. ट्रायंगल बनाने के बाद हमें 3:5 में ब्रेक करना था. तो 3 का मतलब A3. A3 से हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू A8B, और विच इंटरसेक्ट्स AB एट M एंड M डिवाइड्स AB इन द रेशो 3:5. किसी को कोई आपत्ति नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखूं एक बार. हाँ सर समझ. नो सर. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं. डिवाइड a given line segment in the ratio, let us assume 1:6. गिवन लाइन सेगमेंट का मतलब वॉट एवर यू टेक, कोई भी अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट बना लो. आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या लेंथ भी गिवन होगी. तो डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट का मतलब वॉट एवर द लाइन यू वांट टू टेक, टेक इट. ओके, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि हम फंस जाएं वहां पे कि हमें तो लेंथ नहीं दे रखी जी, क्वेश्चन में एरर है. कंपस अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए, हिलती हुलती कंपस नहीं चलेगी. लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए, वो आर्क से पास हो रही है या नहीं हो रही मैटर कम करता है. आर्क को फिर हम इरेजर से रब करके थोड़ा सा जहां पे पैरेलल लग रही है वहां पे कट करा देंगे उसको.
सर जब मैं A6 से आग लगाता हूँ एक, और जब 1 से लगाता हूँ तो लाइन के ऊपर चली जाती है। हाँ कोई बात नहीं, आने दो, देखते हैं क्या बनता ओके है। सर। मतलब ये है, अब ये कहना चाह रहे हो कि हमने कोई भी लाइन सेगमेंट लेट अस अज्यूम ए बी बनाई और यहाँ पे हमने बनाया एक्यूट एंगल 60 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यस सर। टोटल पार्ट्स हैं 7, तो इसका नाम रख देते हैं हम ए बी एंड A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है जी। तो आपने पहले क्या करना है, बी को A7 से कनेक्ट करना है। अब हमें 1:6 है ना, तो पैरेलल कहां से बनानी है, हमें A1 से बनानी है। तो पहले हम A7 पे कंपास रखे, कोई भी खुला दुनिया भर का आर्क लगा देंगे यहां पे, और इसी आर्क को उठा के A1 पे रखेंगे और यहां पे लगा देंगे आर्क लाइकवाइज, ऐसे जाएगा बाहर खुला सा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डू नॉट वरी। आप क्या करो, इस लाइन को पेंसिल से डॉटेड प्रोड्यूस कर लो थोड़ा सा ऊपर को, अगर बाई चांस बाहर जा रहा है तो, ठीक है ना। डिपेंड करता है ना ओके आपने सर। आर्क कितना खोला हुआ है। अगर आर्क आपने छोटा खोला हुआ है फिर तो शायद अंदर ही काम चल जाए, अगर आपने कंपास ज्यादा खोली हुई है तो हो सकता है वो बाहर जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ऊपर को डॉटेड प्रोड्यूस कर दो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यही पूछना चाह ओके रहे सर। हो यस सर। ना, ओके। ठीक है जी, ये आर्क लग गया हमारा। फिर दूसरा काम क्या करना है, नीचे वाले आर्क के दोनों एंड पे कंपास रखनी है, एक एंड पे कंपास रख के पेंसिल खोल के इसको मेजर कर लेना है, और इस पॉइंट पे आर्क की स्टार्टिंग पे कंपास रखनी है और यहां पे ऐसे आर्क मार देना बस, ठीक है जी। और स्केल रखो। लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट कर दो। यार कौन सा स्टेप बेटा, आपको कहां पे, आप अपना डाउट बताओ, स्टेप्स को छोड़ो। आप आपको क्या नहीं समझ आया इसमें? आर्क उसके A1 से आर्क मारने के बाद क्या करना है? A1 से आपने आर्क लगाई ऐसे, हमें इक्वल एंगल बनाना है भाई, जितना एंगल नीचे है उतना ही एंगल यहां पे कट मारना है। नीचे कितना एंगल है, P से लेके Q तक मेजर कर लो कंपास से, P पे कंपास रखो और पेंसिल को Q तक ले जाओ, ठीक है। यस। अब उसको उठाओ कंपास को और इस पॉइंट पे ले आओ, ऊपर आर्क जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, रखो और कट मार दो ऐसे। मतलब जितना आर्क ये है उतना ही आर्क ये होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। कट मारा, अब A1 से और इससे, इन दोनों पॉइंट से हमें लाइन को पास कराना है, तो ये पास करा दो इसको, हो गई पास। अब ये AB को कहां पे कट मार रही है जी, ठीक है जी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि A1M इज पैरेलल टू A7B। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि BPT की वजह से A1 अपॉन A1 A7 इज इक्वल टू AM बाय BM। A1 कितने यूनिट है, 1 यूनिट, और A1 A7 कितने यूनिट है, 6 यूनिट। तो AM is to BM comes out to be 1:6। आई होप प्रैक्टिस करोगे, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करोगे तो फिर ये हैंड सेट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था दिक्कत आएगी यहाँ पे आर्क में, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ।
नाउ सबका हो गया भाई? यस 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 सर। दूसरा क्वेश्चन मतलब इसका सेकंड मेथड, दोनों में से कोई भी यूज करो। सेकंड मेथड देखते ही देखना आप लोगों का चेहरा खिल जाएगा कि मजा आ गया जिंदगी का। सेकंड मेथड कहता है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है, कोई भी लेंथ है ना, एनी लेंथ व्हाटएवर जो भी होगी हम बना देंगे उसके हिसाब से, और हमें इसको 3:4 में डिवाइड करना है। गॉट इट और नॉट? यस। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझाया था, ए बी को 3:4 में डिवाइड करना है। इसका मतलब ए की तरफ कितने पार्ट रहेंगे? 3, और बी की तरफ कितने रहेंगे? 4। और एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो आपको बोलेगा डिवाइड बी ए इन द रेशियो 3:4। हम ही हैं, हम तो बनाएंगे ए बी। तो बी ए का मतलब ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेशियो के केस में, कि बी की तरफ कितने पार्ट रहेंगे? 3, और ए की तरफ कितने पार्ट होंगे? 4। तो यहां पे आपको बी ए लिखना पड़ेगा फिर। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। ओके, तो ए बी को 3:4 में डिवाइड करना है। बड़ा सिंपल काम है। ए की तरफ कितने पार्ट हैं? 3, और बी की तरफ कितने पार्ट आएंगे? 4। आप क्या करो, एक एक्यूट एंगल ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो। मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, ये बहुत ही चिल्लड़ मेथड है। एक एक्यूट एंगल ऊपर बना दिया, एंगल 60 डिग्री का बनाना, क्योंकि नीचे भी वही एक सेम एक्यूट एंगल बनाना है। ये लो, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। एक एक्यूट एंगल ऊपर, एक नीचे। अब आपने यहां पे ध्यान से देखना है कि ए बी के पास कितने पार्ट थे? ए बी 3:4 में डिवाइड करना है। ए के पास कितने पार्ट हैं? 3। तो ए के ऊपर जो आपने टर्मिनल लाइन बनाई है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, कोई भी कंपास खोल के। A1, A2, A3। याद क्या रखना है? ए के पास कितने पार्ट्स हैं? ठीक है, यस। ए पे जो आपने टर्मिनल बनाई है उसको उतने पार्ट्स में ब्रेक कर दो। बी के पास कितने बंदे हैं? 4। लो जी, नीचे भी वही सेम आर्क लगा देने खुले। B1, B2, B3, B4। कोई पैरेलल पूरल कुछ नहीं बनाना, मुफ्त के नंबर। इतना काम हो सकता है? यस। A3 और B4 को जोड़ दो। A3 और B4 को जोड़ दो। इसने किस पॉइंट पे कट करा इसको? M। M डिवाइड्स AB इन द रेशो। डन, हो गया सवाल। दोनों में से जो चाहें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक बार ये वाला मेथड दोबारा से रिपीट कर दो। बिल्कुल करूंगा बेटा। आपको ए बी को किसी सर्टेन रेशो में डिवाइड करना है। हमने देखा कि ए बी को 3:4 में डिवाइड करना है, तो ए की तरफ 3 पार्ट रहेंगे और बी की तरफ 4 पार्ट रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ए पे एक एक्यूट एंगल बनाओ। जब भी मैं एक्यूट एंगल की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 60 डिग्री, स्ट्रिक्टली 60 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। 60 डिग्री का एंगल बना के इसको चढ़ा दो ऊपर को, और सेम 60 डिग्री का एंगल नीचे बना दो, उसको नीचे को खींच दो। इतना काम हो जाएगा? यस सर। ओके, ए के पास कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। ए पे जो एक्यूट एंगल बना है उसकी टर्मिनल रे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट का मतलब 3 आर्क लगा दो। अब ये तो रे है ना, लंबी जा रही है, कोई भी खुले खुले 3 आर्क लगा दो। हो सकता है? यस सर। अब बी के पास कितने बंदे हैं? 4। तो बी पे जो टर्मिनल बनाई है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऊपर और नीचे आर्क की लेंथ सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दोनों सेम आर्क होने चाहिए। ओके, सेम का मतलब उतनी रेडियस का आर्क होना चाहिए, चेक कर लेना। यस सर। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बस लास्ट में क्या करना है? ज्वाइन A3 एंड B4, एंड टू एंड ज्वाइन कर दो उनको, एंड टू एंड।
ओके सर। अब समस्या यहाँ पे खड़ी होती है कि सर हम कैसे माने कि ये 3:4 में डिवाइड हो गई, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं कहता हूं विश्वास अभी हो जाएगा। इन ट्राइंगल AMA3 एंड ट्राइंगल BMB3 एंगल AMB4 इज इक्वल टू एंगल BMB4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, 60 डिग्री के एंगल बनाए ना, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। आपने यहां पे भी 60 डिग्री बनाया है और यहां पे भी कितना बनाया है, 60 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी ना। तो इसका मतलब आप ये लिखना चाह रहे हो कि एंगल A1AM इक्वल टू एंगल B4BM। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। देयरफॉर ट्राइंगल AMA3 इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMB3। या एंगल सिमिलरिटी लगी। यस सर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल। सेम होती है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइकवाइज यहां पे मैंने ट्राइंगल AMA3 लिया ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब AA3 अपॉन AA3 का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है बच्चों, BB4 लेना था यहाँ पे ना, B3 कैसे आ गया, B4, ओके, BB4। समझ आ रही बच्चों। B4 मतलब एक वर्टेक्स है टेक्निकली। ये किसके इक्वल होगा, AM बाय BM। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो AA3 कितने यूनिट है, 3। BB4 कितने यूनिट है, 4। दिस इंप्लाइज तो टेक्निकली व्हाट आई डिड हियर, आई कंस्ट्रक्टेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स हियर, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, इसको ज्वाइन करने से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो 3:5 है, 3:4 है। तो AM is to BM की रेशियो भी 3:4 आ जाएगी। अभी आपको ये स्टेप्स सारे मैंने सिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इनके 3-3 या 2-2 एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे खुद से, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, 2 क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, आपको कल फिर भूल जाएगा और आप फिर बोलेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आया था। तो समझ नहीं आया तो वो अभी नहीं आया होगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। अगली क्लास में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, फिर रह जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए, करने हैं नहीं आप लोगों ने, ये भी मुझे पता है, पर जो करने वाले हैं उनका नुकसान क्यों करें। तो ये क्वेश्चन होंगे 2 मेथड 1 से और ये 2 क्वेश्चन होंगे मेथड 2 से। एग्जाम में आपके पास चॉइस रहेगी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से ना, एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन है बेटा बस। अच्छा, या मतलब अभी आप दोगे क्वेश्चन। वैसे हाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे रेंडमली। PQ 7.5 सेंटीमीटर और रेशियो में डिवाइड करना है इसको 2:7 में। और दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लेट अस अज्यूम MN 10 सेंटीमीटर, इसको आपको डिवाइड करना है 8:1 में। ठीक है जी। दूसरे वाले मेथड से, मेथड नंबर 2 से AB इक्वल टू लेट अस अज्यूम 6 सेंटीमीटर और इसको आपको डिवाइड करना है 5:3 में। और एक और लिख लो PQ लेट अस अज्यूम 9 सेंटीमीटर, इसको आपको डिवाइड करना है 1 नहीं कुछ और लिखते हैं 2:9 में। ठीक है। तो ये 4 सवाल हैं जो आपने करने हैं। और कंस्ट्रक्शन की जो भी बच्चा काम करेगा,
कंस्ट्रक्शन की इमेजेस मुझे भेज देना। कंस्ट्रक्शन में मार्क्स आपके कटेंगे कहां पे? मेन कटते हैं यहां पे लेबलिंग में, ठीक है। लेबलिंग ढंग से होनी चाहिए और रिजल्ट, लेबलिंग करने के बाद रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? m डिवाइड्स ab इन द रेशो सो एंड सो। तो ये आपको करना है। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे परसों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका टेस्ट सीरीज आपकी हम स्टार्ट करना, आई थिंक सर ने बताया आपको टेस्ट सीरीज का? सर साइंस की तो शुरू हो गई है। हो गई ना? मैथ्स की आपकी शुरू कर दूंगा मैं अभी विद इन डे और 2। और उसके लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी। ऑप्शंस क्या रहेंगी? आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप चाहें टेस्ट को ऑफलाइन दे सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट देना है तो आपको मुझसे एक दिन पहले मेरे साथ प्लान करना होगा। क्लास के टाइम पे टेस्ट नहीं होगा, या तो पहले होगा या बाद में होगा, ठीक है। वो देखता हूं मैं कैसे प्लान करना है। ऑनलाइन टेस्ट तो आप कभी भी दे सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबली आज सुबह आज शाम को या कल सुबह तक आपको मैं टेस्ट सीरीज का प्लान दे दूंगा। टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट रहेगा वो आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी प्लस असाइनमेंट्स, या आप उसको एससीएम भी बोल सकते हैं अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात करें। तो टेस्ट जो होगा वो आपका बोर्ड के लेवल पे ही होगा। डिफिकल्ट नहीं होता बोर्ड का पेपर, एक चीज मन में क्लियर रखना। बोर्ड का पेपर आपके स्कूल के जो फाइनल पेपर्स होते हैं उससे इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता बोर्ड का पेपर। तो अगर मैंने आपको बोला कि बोर्ड के लेवल का होगा तो आपको यह मान के चलना है कि पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मान के चलो कि अगर 10 सवालों का पेपर होगा तो उसमें से ऑन एंड एवरेज 4 सवाल होंगे आपके एनसीईआरटी में से, 4 से 5, और 4 से 5 होंगे आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी। और हमने बहुत सारा कंटेंट करा हुआ है। और अगर आप उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट आपने देना है, प्रिपेयर करके देना, जबरदस्ती कोई नहीं है, बिल्कुल मत दो। टेस्ट देना है तो उससे पहले अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, डाउट्स को डिस्कस करके टेस्ट देना। नहीं तो ये ना हो कि ऐसी टेस्ट में बैठ जाएं और टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस ना आई तो आपको ही डिमोरलाइजेशन होगी कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है। बिना प्रिपेयर किए टेस्ट दोगे तो मौत के समान है। सोच समझ के करना काम। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर।